सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट चैप्टर के प्रीवियसली हमने कई सारे लेक्चर्स देखे और अब लेक्चर्स उन सभी को समझते हुए हम आज आ गए हैं हमारे लास्ट लेक्चर पे, जिसमें हम एक बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। प्रीवियसली हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज हमारे यहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का। हमने इस मैप को भी देखा था, हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया कि कौन कौन से स्टेट हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पे बरसात हमें मिलती है, कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हमें बरसात कम मिलती है कंपेरेटिवली रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमने ये देखा कि कुछ तो ऐसे जगह है जहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बरसात होती है और कुछ ऐसे है जहाँ पे लगभग नाक के बराबर। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है जो कि है कि मॉनसून कैसे हमें यूनिफाई करता है, हमारे लिए एक यूनिफाइंग बॉन्ड क्रिएट करता है, मतलब हमें जोड़ता है, एक साथ कनेक्ट करता है। बहुत ही सिंपल कुछ इसके लिए थ्योरीज आएंगी, उन थ्योरीज को सुनना है आपको अच्छे से। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने पूरे लेक्चर में देखा क्या, हमने देखा इतनी सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, different seasons we have discussed different situations। like हमने सबसे पहले देखा कि हमारे इंडिया के अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी वी फेस्ड। अब ये डाइवर्सिटीज क्यों है? ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण है। और ये क्लाइमेटिक कंडीशंस क्यों है? ड्यू टू आवर लोकेशन, ड्यू टू आवर एक्सटेंट्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट्स हैं उनके कारण, एंड साथ ही साथ रिलीफ फीचर्स के कारण इंडिया के अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी है क्लाइमेटिक कंडीशंस में। और ये क्लाइमेटिक कंडीशंस किसके कारण से है? लोकेशंस के कारण, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स के कारण और रिलीफ फीचर्स के कारण। तो ये डाइवर्सिटी हुई। बट दीज डाइवर्सिटीज आर सबड्यूड बाय द मॉनसून। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस में डाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिल रही है, मॉनसून क्या कर देता है? इसको एक तरीके से वाइप आउट कर देता है। और जब मॉनसून आता है तो मॉनसून पूरी कंट्री के अंदर मतलब एक जैसा सिनेरियो क्रिएट करता है, हर जगह पर बरसात हो रही होती है, हर जगह पर मौसम ठंडा होता है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है हमारा मॉनसून। लेकिन मॉनसून क्योंकि 3-4 महीनों के लिए एक्टिव रहता है, उसके अलावा पूरे भारत के अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर बरसात नहीं होती। ठीक है, मॉनसून की बात नहीं कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द ईयर वो पूरा का पूरा थ्रस्टी रहता है, एक तरीके से आप कहते हो, वहां पर बरसात नहीं होती, वहां पर पानी की कमी रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिस इज वाटर स्कैर्सिटी इज फेल्ट ऑल ओवर द कंट्री। अगर मॉनसून नहीं आए और मॉनसून का टाइम ड्यूरेशन जो 3-4 महीने का है, उस टाइम पर अगर बरसात ना हो तो ऐसे में आपको पानी की हर जगह पर कमी देखने को मिलेगी पूरे कंट्री में। और लगभग हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी गिरता जा रहा है, ड्रिंकेबल वाटर है वो भी कम होता जा रहा है। मॉनसून ही बस है जो हमें थोड़ा सा जोड़ के रखता है, हर एक पर्सन इंडिया में रहने वाला या फिर उन सभी कंट्रीज़ में जो 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ इक्वेटर के, तो ऐसे में उन कंट्रीज़ को मॉनसून जब महसूस होता है तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं इसको अपनी लाइफ के साथ कि मॉनसून है तो फॉर श्योर हमें ड्रिंकेबल वाटर मिलेगा। इसी कारण से जब हमें बरसात मिलती है, मॉनसून के थ्रू हमें पानी मिलता है, तो वी ऑलमोस्ट वेलकम इट। तो हम सब क्या करते हैं, लगभग ऑल ऑफ द पीपल वेलकम इट, इसको हम एक तरीके से वेलकम करते हैं। लगभग इंडिया का जो लैंडस्केप है, इंडिया का जो सिनेरियो है, जो सीनरीज हैं, वो सब बदल जाती है। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी इनपुट मिलता है, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत सारे ऐसी क्रॉप्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल पे फॉर इरिगेशन फैसिलिटी। तो ऐसे में वो वेलकम करते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट हमें मिलता है। एंड टोटल लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल रिवॉल्व अराउंड द मॉनसून इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स। इवन आप मान के चलें, अगर मॉनसून कई बार नहीं आए तो ऐसा होता है कि ऐसा ही माना जाता है कि इस बार तो सूखा पड़ने वाला है, हर एक चीज़ थोड़ी सी हमें एक्साइट नहीं करती है। तो ऐसे में क्या होता है, मॉनसून जब आता है तो बरसात के आने पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों का इवन थिंकिंग चेंज हो जाता है, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, इवन फेस्टिवल जैसा माहौल हो जाता है, हमारे फेस्टिवल का सेलिब्रेशंस भी शुरू हो जाता है। तो मॉनसून जब आता है तो ना केवल वो एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, बट हमारी डेली लाइफ जो हमारी एक्चुअल लाइफ है उसको भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। और ये जो मॉनसून के आने से होता क्या है, मॉनसून के आने से फार्मर्स हैं तो फार्मर्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि इरिगेशन फैसिलिटी नेचुरली हो जाएगी, उनको अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, ड्रिंकेबल वाटर हमें मिलेगा।
टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे जब बरसात या मानसून आ रहा होता है तो बहुत ही सुंदर एक लैंडस्केप क्रिएट होता है, सीनरीज तैयार होती है, तो वहाँ पर भी उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम मान सकते हैं कि मानसून हम सबको, जो इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी, एक जगह पर लेकर आ जाता है, जोड़ के रखता है, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि इट हैज़ प्लेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग अस यूनिफाइड। हमें यूनिफाइंग बॉन्ड क्रिएट करके देता है हमारा मॉनसून। होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये चीज़ तो आप जान गए हो। अब जो आप लोगों का टास्क है वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सब के आपको आंसर्स देने हैं, रीजंस मुझे बताने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके फॉर श्योर आई एम टेलिंग यू 9th क्लास के सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो बनेगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। देखिए, आपको रीजंस बताने हैं, मुझे लिख के देंगे ना टेलीग्राम चैनल पे या पर्सनली। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट कि वाई डू द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चेंज देयर डायरेक्शंस व्हाइल दे ब्लो थ्रू द गंगा वैली। जो गंगा वैली जहां पर है, तो गंगा वैली के पास से जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं, तो मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, पता ना इक्वेटर की तरफ जो मूव कर रही होती हैं, ऐसे वाली विंड्स मैंने बताई थी, कल भी आपको बताया था मैंने। तो नॉर्थ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स हैं, जब वो गंगा प्लेन के ऊपर आ जाती हैं तो वो अपना डायरेक्शन क्यों बदल देती हैं, ये बात आपको बतानी है। हालांकि इसका कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, बट फिर भी नाउ इट्स योर टर्न, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि वो अपना डायरेक्शन बदल देती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर साउथ वेस्ट मानसून लेस रेनी इन तमिलनाडु और चेन्नई या मद्रास। ये बताओ कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कम बरसात क्यों करता है तमिलनाडु में या फिर मद्रास में। इसका भी रीजन तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों कि साउथ वेस्ट जो मानसून है वो कम बरसात करता है तमिलनाडु या फिर चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पंजाब और हरियाणा ऑल्सो रिसीव रेन इन विंटर, तो वाई। पंजाब और हरियाणा के अंदर सर्दियों में भी बरसात होती है, क्या रीजन है इसका कि दे गेट द रेन इन विंटर एज वेल। फोर्थ पॉइंट कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, वाई डज मौसिनराम रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। कैसा क्यों है कि मौसिनराम सबसे ज्यादा रेनफॉल गेन करता है। ऐसा क्यों कि मौसिनराम सबसे ज्यादा रेनफॉल गेन करता है इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बरसात होती है, 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th कहता है कि वाई इज राजस्थान ऑलमोस्ट ड्राई ड्यूरिंग द मानसून। लगभग राजस्थान के कुछ ऐसे रीजन है जहां पे कभी बरसात होती ही नहीं, क्यों, मानसून के टाइम पर भी नहीं होती। यू नीड टू गिव द रीजंस, गिव द रीजन के वाई राजस्थान नेवर गेट्स द रेन इन मानसून। कुछ रीजंस ऐसे हैं जहां पे ना के बराबर बरसात होती है। क्वेश्चन 6 कहता है कि व्हाट डज पुणे रिसीव, व्हाई डज पुणे रिसीव द लेस रेनफॉल देन बॉम्बे। मुंबई से कम रेनफॉल क्यों रिसीव करता है पुणे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इवन आपके एग्जामिनेशन में तो बहुत बार, स्कूल एग्जामिनेशन में तो बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जो त्रिवेंद्रमपुरम है, यहां पे लगभग जो क्लाइमेट है इक्वल सा कैसे रहता है। जो त्रिवेंद्रम है वहां पर क्लाइमेट लगभग इक्वल सा कैसे रहता है हमेशा। यू नीड टू गिव द आंसर। नेक्स्ट इज रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, कि जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब आप जाते हैं तो रेनफॉल धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वाइल इट इंक्रीज इन द पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर के अंदर जब अपन जाते हैं तो यहां पर ये रेनफॉल कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सॉरी, तो आप यहाँ बताइए प्लीज कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में तो ये रेनफॉल डिक्रीज होता है, जबकि जस्ट अपोजिट होता है, इंक्रीज हो जाता है ये पेनिसुलर में जब आप मूव कर रहे होते हैं। और एक और क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है स्कूल एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डज दिल्ली रिसीव मोर
रेन देन जोधपुर। जोधपुर की जगह कोई दूसरा भी आपको डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आपको बताना है कि दिल्ली के अंदर क्यों ज्यादा रेनफॉल होती है इंस्टेड ऑफ किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के। अब ये स्पेसिफाइड उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लेगा जहां बरसात कम होगी, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा दिल्ली में ज्यादा क्यों होती है, दिल्ली का क्लाइमेटिक ज्योग्राफिक कंडीशन क्या है उसको आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छी क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स और कंसेप्ट बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लगभग पूरा चैप्टर इन चीजों को अगर इन 9 क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपके कंसेप्ट भी लगभग क्लियर हो जाएंगे क्लाइमेट से रिलेटेड। नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग सम एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज पे बात करते हैं, कुछ देख लेते हैं एमसीक्यूज भी, चलिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अमृतसर एंड शिमला आर ऑन द सेम लैटिट्यूड। अमृतसर और शिमला सेम लैटिट्यूड पर हैं, बट इनका क्लाइमेट काफी डिफर करता है, इनका क्लाइमेट काफी एक दूसरे से अलग है। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है कि इनके एल्टीट्यूड्स में डिफरेंस है। दूसरा ऑप्शन, ये सी से इनकी डिस्टेंस काफी ज्यादा है दोनों का, ठीक है। मतलब ऐसा कहना चाह रहा है कि जो सी से इनका डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं अमृतसर का ज्यादा या कम है या शिमला का ज्यादा या कम है। दूसरा, शिमला में स्नोफॉल होता है। और चौथा, पॉल्यूशन काफी ज्यादा है अमृतसर में। तो ऐसा इन्होंने चारों में से एक ऑप्शन सही बताना है। तो इन्होंने क्या कहा कि अमृतसर एंड शिमला के क्योंकि सेम लैटिट्यूड में बट क्लाइमेट इनके अंदर अंतर क्यों है। तो देखो, ये वाला अमृतसर तो प्लेन्स में आ जाता है जबकि शिमला आपके माउंटेन्स में आ जाता है। माउंटेन का मतलब इसका एल्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो इनके बीच में हाइट का डिफरेंस है, मतलब एल्टीट्यूड इनका अलग अलग है, इस कारण से इनके क्लाइमेट में अंतर है। तो राइट ऑप्शन होगा बेटा अपना ए। चलिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटर का टेम्परेचर लगभग -29 सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। समर में लगभग 10 सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर रहता है। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो दैट इज एक्चुअली 25 सेंटीमीटर और ह्यूमिडिटी लो रहती है। ये किस टाइप के क्लाइमेट के कैरेक्टर्स हैं? क्या ये ट्रेगा, टुंड्रा, माउंटेन या वेस्ट यूरोपियन? ओके, तो पहले तो वैसे तो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये स्वैम्पी रीजन होता है, ये ऐसा रीजन होता है जहां पेड़ उग ही नहीं सकते। टुंड्रा मतलब जहां पे जो वनस्पति होती है, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी हाइट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा होती है। तो हालांकि ये दोनों जो रीजन है ये आपके अमेरिकन रीजन है, नॉर्थ अमेरिका के रीजन है। माउंटेन, अच्छा क्लाइमेटिक कैसे पूछे? माउंटेन्स में जरूर थोड़ी है माउंटेन में ये टेम्परेचर हो, इट्स नॉट रेगुलरली, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर एक सिचुएशन दी है, तो वेस्ट यूरोपियन ये भी कोई बेसिकली क्लाइमेट तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि इनमें से होना कौन सा चाहिए फिर, अगर ये नहीं है तो। हाँ जी, तो इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो यहां पर आप याद रखें कि आपने पढ़ा नहीं है तो हम डायरेक्टली टेलिंग यू इट इज टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा होगा क्योंकि यहां पर टेम्परेचर समर में भी लगभग 10 सेल्सियस तक ही रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रॉपर जो हमें सनलाइट चाहिए होगी वो नहीं मिलेगी पेड़ पौधों को। और तुम जानते हो पेड़ पौधे अगर ग्रो करते हैं तभी करते हैं जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो दैट इज टुंड्रा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑकर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर? ओके, all of the following types of climate occur in southern hemisphere except, इनमें से कौन सा वो क्लाइमेट है जो सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होता? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है टुंड्रा, और मुझे डायरेक्टली दिख रहा है टुंड्रा, तो डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। बाकी सारे आपको देखने को मिलते हैं। ओके, पहले है हॉट डेजर्ट, दूसरा है, अच्छा ये सवाना है ना, धवाना नहीं है, ये सवाना है। सवाना ये भी मिलता है और इक्वेटोरियल ये भी मिलता है, तो टुंड्रा नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से जानते होंगे सवाना, हॉट डेजर्ट, मतलब सवाना का मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ऐसा जहाँ पे घास वगैरह ज़्यादा होती है, गर्म घास, मतलब बड़ी बड़ी घास हो जाती है लेकिन गर्मी होती है। ये भी इक्वेटोरियल भी लगभग गर्म सा और ये हॉट डेजर्ट भी गर्म सा, लेकिन यहाँ पर तो गर्मी होती ही नहीं है, सनलाइट होती नहीं, ऊपर वाली सिचुएशन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ हॉट ड्राई समर, मिल्ड विंटर एंड द मॉडरेट रेनफॉल एंड एम्पल सनशाइन कैरेक्टराइजेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट? ओके, समर में
हॉट ड्राई समर होगा, विंटर थोड़ी सी मिल्ड होगी, रेनफॉल मॉडरेट होगी, सनशाइन आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्लाइमेट किस टाइप का क्लाइमेट होता है? मेडिटेरियन, मेडिटेरियन क्लाइमेट। ठीक है, मेडिटेरियन सी आपने देखा होगा, मेडिटेरियन सी मैंने आपको याद करो चैप्टर के दौरान दिखाया था मैप के अंदर। ठीक है, मेडिटेरियन सी के अंदर क्या था, इस तरह का ही क्लाइमेट देखने को मिलता है कि जहां पे जो समर होता है वो ड्राई होता है, हॉट होता है, विंटर मिल्ड होता है और रेनफॉल मॉडरेट होती है। ठीक है, कर लेंगे इसको आप। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मैक्सिमम इन ऑप्शन ए लो लैटिट्यूड्स, ऑप्शन बी हाई लैटिट्यूड्स, ऑप्शन सी मिड लैटिट्यूड्स, ऑप्शन डी सब ट्रॉपिकल। लो लैटिट्यूड हाई लैटिट्यूड्स क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक। ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो इसने क्या कहा है देखो कि सीजन्स के बीच में जो डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर जो आपको देखने को मिलेगा वो कहां देखने को मिलेगा? लो लैटिट्यूड्स पर या हाई लैटिट्यूड्स पर। दीज आर द लो लैटिट्यूड्स, दीज आर द हाई लैटिट्यूड्स। सीजन्स में अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां तो आपको ठंडी ठंड मिलती है ना देखने को, तो इसमें तो अंतर हुआ ही नहीं, तो हाई लैटिट्यूड तो बिल्कुल नहीं होगा। लो लैटिट्यूड यहां पर भी नहीं, गर्मी मिलेगी आपको देखने को केवल। सब ट्रॉपिकल्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन मिड लैटिट्यूड ये वो रीजन होगा जहां पे फ्लक्चुएशन होगा टेम्परेचर में। मैं सब ट्रॉपिकल को भी इसमें ऐड कर रहा हूं जहां पे सीजन्स के बीच में अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो मिड लैटिट्यूड इज द राइट आंसर। ये सब ट्रॉपिकल नहीं कह सकते हो आप, मिड लैटिट्यूड इज द राइट वन। ठीक है, ना लो पे ना हाई पे, मिड इज द राइट वन। नेक्स्ट है क्लाइमेट टाइप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। क्लाइमेट के जो टाइप्स हैं इनको आप कैसे डिवाइड करते हो, क्या बेस होता है आपका? टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर बैलेंस, एवापोराइजेशन या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दिस इज द राइट वन। क्योंकि देखो ये बाकी के टेम्परेचर हो चाहे रेनफॉल हो, एवेपराइजेशन, वाटर बैलेंस नहीं, तो ये ठीक है कि जितना आप इसमें, जब हमने कॉज देखा था याद करो, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे क्लाइमेट को, उनमें से कौन सा था? इक्वेटर से कितना ऊपर है कितना नीचे है आप। तो राइट आंसर हमारे यहां पर होगा डी। ठीक है, डी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जल्दी जल्दी देखते हैं। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट अगर डिटरमाइन आपको करना है तो इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्या वहां का रेनफॉल, क्या वहां का लैटिट्यूड, डायरेक्शन ऑफ विंड्स या डायरेक्शन ऑफ सी? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लैटिट्यूड होता है कि आप किस लैटिट्यूड पे एग्जिस्ट करते हैं। इस बात से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द क्लाइमेट। ठीक है, तो लैटिट्यूड वुड बी द राइट वन। लैटिट्यूड सही आंसर होगा हमारे लिए। ठीक है, तो राइट करें लैटिट्यूड को। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ गिवन प्लेस। किसी भी एटमोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है? फर्स्ट, द मेजर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ऑन द अर्थ सरफेस आर बिटवीन द लैंड मासेस एंड ओशंस। कि मेजर टेम्परेचर के अंदर जो अंतर आपको देखने को मिलता है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर होता है, बिटवीन द लैंड एंड ओशन। मतलब बिल्कुल सही बात है ये सेंटेंस तो, कि ओशंस के अंदर और लैंड के अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। करेक्ट। ड्यूरिंग द नाइट द वाटर सरफेस कूल्स मोर रैपिडली देन द लैंड सरफेस। इसने कहा कि जो ड्यूरिंग द नाइट वाटर सरफेस कूल्स मोर रैपिडली देन लैंड सरफेस। नहीं, पानी का एक कैरेक्टर है कि पानी बहुत देरी से क्या होगा, बहुत देरी से तो गर्म होगा और बहुत देरी से ही ठंडा होगा, जबकि जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अगर ये दोनों अपोजिट होते तो हम कह सकते थे कि दैट वुड बी, मतलब दैट कैन बी द राइट वन, वो ठीक हो सकता था, बट ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट पे आ जाइए। टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विथ लैटिट्यूड ऑन द इधर साइड ऑफ द इक्वेटर। कि दोनों, चाहे आप इक्वेटर के नॉर्थ में जा रहे हो चाहे आप इक्वेटर के साउथ में जा रहे हो, तो जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा। राइट है, तो ये वाला सेंटेंस भी राइट है आपका। नेक्स्ट है टेम्परेचर राइजेस टू द मैक्सिमम ड्यूरिंग द समर एंड मैक्सिमम उसके अंदर जो कमी आपको देखने को मिलती है वो विंटर में देखने को मिलती है। दिस इज ऑल्सो द राइट वन, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे।
तो इसमें से आपको कौन सा सही करना है? इसमें पहला, थर्ड और फोर्थ, दीज राइट, ये मतलब ये ठीक है। तो फर्स्ट में ए आना चाहिए फिर बेटा, ए राइट होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फेवरेबल इन्फ्लुएंस बाय द ट्रेड विंड्स, इनमें से कौन सा वो प्लेस है जो ट्रेड विंड से अफेक्टेड होता है? फेवरेबल इन्फ्लुएंस मतलब पॉजिटिवली इनको मतलब फायदा मिलता है ट्रेड विंड से, अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है। ओके, तो वेस्ट इंडीज, ब्राजील, मेक्सिको, मेडागास्कर, इनमें से कौन सा वो है जिसके ऊपर फेवरेबल फायदा होता है, इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड विंड्स का? देखो, इस चीज को समझने के लिए जब भी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो जो ट्रेड विंड वाला अपना एक मैप था, ट्रेड विंड वाला एक डायग्राम जो अपना था, जिसमें जो लाइंस थी आपने देखा होगा ना, बनाया भी था मैंने, ये इक्वेटर आ गया, फिर यहाँ पे अलग अलग जोन्स बन रहे थे, लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, फिर विंड्स इक्वेटर की तरफ मूव कर रही थी। इस वाले को देख लेना, और जो भी जगह आपसे पूछी जाए तो उस जगह को एक बार मेजर करके देखना है कि क्या वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो इनमें से सारी की सारी मैक्सिमम आपको ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेगी? अब जैसे वेस्ट इंडीज है, ब्राजील है, मेक्सिको है, मेडागास्कर है, इनका पॉजिटिवली, इन पे पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ता है ट्रेड विंड्स का, सब पे ही पड़ता है। तो राइट आंसर मुझे सारों में दिख रहा है बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा बी, करेक्ट है। सारों पे ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, ट्रेड विंड्स तो अच्छी है सबके लिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वो प्लेस है जिसके ऊपर फेवरेबल इन्फ्लुएंस पड़ता है? वेस्टर्लीज का। वेस्टर्लीज का मतलब होता है बेटा जब वेस्ट से चलने वाली हवाएं आपके ऊपर मतलब एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालें। उनमें से कौन सी वो कंट्रीज हैं जो इस तरह का सिचुएशन महसूस करती हैं? कौन सी वो कंट्रीज हैं जहां पे वेस्ट से चलने वाली हवाओं का एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है? क्या वो न्यूजीलैंड है, क्या वो गयाना है, या फिर साउथ चिले है, या फ्लोरिडा है? ठीक है, तो इनके बारे में एक बार पोजीशंस देख लेते हैं। न्यूजीलैंड आपको पता है बिल्कुल, हमारे अगर अर्थ का एज देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है इस जगह पर। इसके बाद गयाना देखें तो ये आपके पड़ता है साउथ अमेरिका के इस पीक पर। चिले की बात करें तो चिले इस तरफ पड़ता है आपके, और फ्लोरिडा पड़ता है आपके नॉर्थ अमेरिका पे। ठीक है, तो इसने पूछा है वेस्ट से चलने वाली हवाओं का इनमें से सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ता है? पॉजिटिव इंपैक्ट किस पे पड़ता है? फेवरेबल इंपैक्ट किस पे पड़ता है? तो इन दोनों पे नहीं पड़ता। अब किस दिन अपन टाइम मिलेगा अपने को, कोर्स एक बार हो जाए तो मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो याद रखना, इसका राइट आंसर होगा बेटा न्यूजीलैंड पर नहीं पड़ता, और फ्लोरिडा पे, सॉरी चिले पे पड़ता है। चिले पे पड़ता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, चिले पे पड़ता है और न्यूजीलैंड पे पड़ता है, फ्लोरिडा पे नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी, और वो जो मैप आपको मैंने बताया, वो जो डायग्राम आपको बताया, उसको थोड़ा फोकस करें तो इन दोनों जगहों पर पड़ता है। ये वाला तो साउथ चिले, इसलिए पेरू वाला, पेरू कोस्ट आपको याद होगा, पेरू कोस्ट के अंदर भी हमने देखा था साउथ चिले, जो पेरुवियन कोस्ट था उसके पास में पड़ता है साउथ चिले, तो वहां पर तो पड़ता है। अगर वेस्टर्लीज नहीं होती तो शायद वहां पर वो जो मानसून क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो क्रिएट नहीं होती। साथ ही साथ वहां पे आने वाले जो जोन्स हैं, हवाएं जो अपने ओशन करंट्स हैं, वो भी पॉजिटिव इंपैक्ट इस पर नहीं डाल रही होती। न्यूजीलैंड के साथ भी ये कंडीशन है, तो ये वाले आंसर अपने ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होगा हमारे लिए फर्स्ट एंड थर्ड, ए, ऑप्शन ए वुड बी राइट वन फॉर अस। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्डिंग ऑफ ट्रॉपिकल मानसून? ट्रॉपिकल मानसून की रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ठीक है? इनमें से करेक्ट बताना है आपको। चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है टेम्परेचर रेंज फ्रॉम द 32 डिग्री सेल्सियस इन द हॉट सीजन एंड अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस इन द कूल सीजन। टेम्परेचर जो होता है लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक, और कूल सीजन के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है एनुअल रेनफॉल, यहाँ पे ग्रेटली वेराइज करती है, मतलब एनुअल रेनफॉल जो होती है काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस होता है। ये भी स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइमेट इज द बेस्ट डेवलप्ड इन द सदर्न कॉन्टिनेंट्स। ओके, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? द क्लाइमेट इज द बेस्ट डेवलप्ड इन द सदर्न कॉन्टिनेंट्स। ये नहीं है ठीक, बेस्ट डेवलप नहीं हो सकता ना, इसने मॉनसून क्लाइमेट बोला है तो सदर्न के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? बैरियर्स नहीं है, कई और भी रीजंस हैं। मेन 3 सीजन आपको देखने को मिलते हैं, कूल, ड्राई, हॉट। ओके, कूल सीजन, ड्राई सीजन, हॉट, ड्राई सीजन, हॉट, वेट सीजन, नो, मॉनसून सीजन। इट
जस्ट विद द 3 मेन सीजन्स, नहीं ये वाला भी ठीक है, हाँ सही है, बोल सकते हैं इसको अपन। वेट सीजन आ गया, हॉट सीजन आ गया और कूल सीजन आ गया, ठीक है। हॉट आ गया, कूल आ गया और वेट सीजन आ गया, तो तीनों सीजन आ गए ना, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब हो गया पहला, दूसरा और चौथा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ डी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से, टाइम ज्यादा लगाना नहीं है इस पे, आ जाइए। मैच द फॉलोइंग, ओके, मैच करना है फॉलोइंग को। इसके इन क्वेश्चंस के लिए मैंने कई बार आपको बोला है कि किसी एक के बारे में भी अगर आप अच्छे से जानते हैं तो फिर पहले तो एक को करेक्ट करो, फिर बाकी को अपन चेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में मेडिटेरियन सी के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो मेडिटेरियन सी के बारे में क्या पढ़ा था, इनमें से ऑप्शन देखते हैं किसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है। सूडान क्लाइमेट, ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, सिंगापुर क्लाइमेट, ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट और सेंट्रल चिले, ओके। मेडिटेरियन किसके साथ में कनेक्ट होता है, मेडिटेरियन कनेक्ट होता है इसको सेंट्रल चिले, मेडिटेरियन सी सेंट्रल चिले, ठीक है, ये कनेक्ट होगा इसके साथ। नेक्स्ट, फिर अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, ये बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने कि यहाँ पर जो गर्मियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और ट्रीज़ वगैरह आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलते, ये पढ़ा था। चलिए, तो ऐसा कहीं और दिखने को आपको मिल रहा है, ऐसा और कहाँ देखने को मिलता है, ग्रीनलैंड के अंदर, क्योंकि सीधी यहाँ पर रोशनी नहीं गिरती, मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ग्रीनलैंड में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलो बस दो तो बहुत है, इसमें तो मिल जाना चाहिए। चलो इक्वेटोरियल भी देख लेते हैं एक बार। इक्वेटोरियल के अंदर आपको अब कौन सा बचा, सूडान बचा, सिंगापुर बचा, ऑस्ट्रेलिया बचा है और इक्वेटोरियल में, तो इक्वेटोरियल में साफ साफ दिख रहा है सिंगापुर। इनकी पोजीशन अगर पता लगा लेंगे, इनकी पोजीशन अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा राइट आंसर कौन सा होगा, तो ठीक है। तो अब फर्स्ट को मैच करना है थर्ड से, फर्स्ट को मैच करना है थर्ड से, फर्स्ट को मैच करो एक बार थर्ड से, उसके बाद में मैच करो सी को फिफ्थ से, सी को फिफ्थ से, दोनों में आ रहा है, ठीक है। और डी को मैच करो सेकंड से, हाँ यहाँ डिफरेंस हो गया, कई बार ऐसा भी होता है 2-2 3-3 करने ही पड़ेंगे आपको। डी को मैच करना पड़ेगा, डी को मैच किया हमने सेकंड से, तो राइट आंसर हमारे लिए हो गया ए, ठीक है, ये राइट आंसर है ए।